Hello student. Today we discuss the continue chapter of equilibrium. तो बेटा हम इक्विलिब्रियम में आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डिस्कस करने चल रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम करने से पहले आप थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो पहले आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, तभी आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। फॉर्मूलेज आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा चैप्टर इसके, काफ़ी क्वेश्चन है इसके। A liquid is in equilibrium with its vapor in a sealed container at a fixed temperature. एक लिक्विड क्या है आपका इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? वेपर के अंदर। वो कैसा? सील कंटेनर है और टेम्परेचर फिक्स है उसका। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सडनली इंक्रीज। अब जो वॉल्यूम है उसका सडनली इंक्रीज कर रहा है। कहता है कि क्वेश्चन है दे रहा है कि व्हाट इज़ द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। तो उसके वेपर प्रेशर पर चेंज क्या होगा अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दूसरा है हाउ डज द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। भाई किस तरह से उनका रेट में जो है वो चेंज होगा इनिशियली, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का। और थर्ड है व्हाट हैपन व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली एंड व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर। तो क्वेश्चन समझ में आया तो देखते हैं बेटा। कहते पहले था अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है सडनली, ठीक है, तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है प्रेशर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर दो तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा? डिक्रीज नहीं कर जाएगा, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ वेपर रिमेन द सेम, क्योंकि वेपर तो उतना ही है, बट द वॉल्यूम इंक्रीज सडनली एज ए रिजल्ट द सेम अमाउंट ऑफ वेपर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लार्जर वॉल्यूम। दूसरा है भाई हाउ डू द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। तो सिंस द टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। तो जो इवेपोरेशन का रेट होगा वो ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इंक्रीज, अगर कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ गया है तो डेंसिटी ऑफ वेपर फेज क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डेंसिटी तो डिक्रीज कर जाएगी। एज ए रिजल्ट कोलिजन ऑफ द वेपर पार्टिकल आल्सो डिक्रीज। तो जो मॉलिक्यूल में कोलिजन हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हैंस द रेट ऑफ कंडेंसेशन डिक्रीज इनिशियली। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद सी है व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड, व्हाट हैपन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्टेड। कहते हैं कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। इन दिस केस ओनली द वॉल्यूम चेंज विथ वॉल्यूम चेंज होता है जबकि टेम्परेचर तो है वो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है ना। और जब वॉल्यूम वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर तो, एंड नॉट ऑन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। हैंस द फाइनल वेपर प्रेशर विल ऑल्सो बी इक्वल टू द ओरिजिनल वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द केसी ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस। आपको दे रखी है कि जैसे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 0.60 मोलर और कंसंट्रेशन ऑफ O2 0.82, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 सल्फाइड 1.9 मोलर। तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। सिंपल सा बेटा मेथड है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? वही प्रोडक्ट, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट रेज टू द पावर बिकम इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है आपका? SO3 है, तो SO3 की कंसंट्रेशन को 2 वैल्यू पुट करो, आंसर आपका K इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.3 है बेटा ए सर्टेन टेम्परेचर ए टोटल प्रेशर जो दे रखा है 10⁵ पास्कल होता है। आयोडीन वेपर कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम। उसके अंदर जो मतलब एक आपके पास कंटेनर है जिसका टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है 10⁵ पास्कल है, और उसके अंदर जो आयोडीन है 40% बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम। तो आपने कैलकुलेट द Kp निकालना है। Kp का फॉर्मूला वही होता है आई का जो भी है पार्शियल प्रेशर ऑफ I² अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन जो भी है। इसके बाद आपने निकालना पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन निकाल लो, क्योंकि आपको क्या दे रखा है? 40% दे रखा है वाई वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम का। तो टोटल वॉल्यूम का आपने 40% निकाल लिया, ठीक है।
और टोटल वॉल्यूम आपको प्रेशर का दे रखा था कितना 10⁵ पास्कल, तो आपके पास जो प्रेशर आ गया वो 4 × 10⁴ पास्कल आ गया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल निकाल लो आप एक बारी। आयोडीन मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर निकाल लो, कितना दे रखा है आपको आयोडीन का जो वेट होता है, सॉरी अगर 40% आयोडीन है, बाकी तो क्या होगा 60% होगा, ठीक है। तो आप 60% वो निकाल लो। एक आयोडाइड है, आयोडीन एटम है, और एक आयोडीन गैस है I2, तो 60% वो है, तो 60 उसका भी निकाल लिया। उसके अंदर 6 × 10⁻⁴ वो है, दोनों की वैल्यू आ गई है, दोनों का आप वैल्यू पुट कर लो जी। पहले बेटा आप 40% दे रखा था ना आपको, तो 40% किसका टोटल वॉल्यूम उसका आयोडीन का वेपर प्रेशर का तो टोटल दे ही रखा है, तो पहले आप वहाँ से दोनों की ना पार्शियल प्रेशर निकाल लीजिए, आयोडीन एटम का भी और आयोडीन का भी, तो तभी आप निकाल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड आपने कर लिया। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने सबका क्या करना है, इक्विलिब्रियम वो निकालना है, एक्सप्रेशन लिखना है। तो सेम है वही, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो पहले 2NOCl है, ठीक है, तो आप लिखते चले जाइए। ऊपर क्या आएगा NO और Cl2, और NO की पावर 2 आ जाएगा, और डिवाइड में NOCl की पावर 2। दूसरे में क्या आएगा देखो, CuO, तीन प्रोडक्ट आपके CuO, NO2 और O2। Cu की पावर 2 हो जाएगी, NO2 की पावर 4 हो जाएगी, क्यों जो कोफिशिएंट है उनका वही पावर बन जाती है बेटा, और नीचे CuNO3 हो जाएगा, ठीक है। CuNO3 से CuNO3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी जो आपके पास जो रह जाएगा NO2, क्योंकि जो सॉलिड होता है उनको तो हम लेते ही नहीं है बेटा। सॉलिड की कंसंट्रेशन जो होती है, मोलर कंसंट्रेशन, हम टेकन 1 यूनिट लेके चलते हैं। तो जब आप किस चीज़ को 1 से डिवाइड करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ओवरऑल तो प्रोडक्ट वही आएगा जो एक्चुअली आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है 7 ऐसे नेक्स्ट है, थर्ड है। थर्ड में भी ऐसे ही करो, देखो उसमें गैसेस की फॉर्म में तो कोई नहीं है, सारे एक्वस सॉल्यूशन में है, तो आप एसिटिक एसिड और इथेनॉल, नीचे इथाइल एसीटेट और वाटर है। जो वाटर लिक्विड होता है उसकी तो हम मोलर कंसंट्रेशन टेकन एज 1 यूनिट लेके चलते हैं, तो डिवाइड में ही आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ है, ऊपर सॉलिड है FeOH थ्राइस, और नीचे सारे एक्वस है, तो 1/, हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ हो जाएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.5 है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc निकालना है। Kc की वैल्यू निकालना है आपको, Kp दे रखा है, तो Kp और Kc में आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो Kp और Kc में रिलेशनशिप क्या होता है, Kp = Kc इंटू RT ओवर डेल्टा N होता है। तो आपको डेल्टा N आना चाहिए। डेल्टा N कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना आपके N, ठीक है, यानी गैसेस टाइप, गैसेस साइड के। जैसे आप पहले ये क्वेश्चन देखो, 2NOCl गिव राइज टू 2NO + Cl2, तो प्रोडक्ट साइड कितने गैसेस मोल दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 2 NO के और 1 Cl का 3, और रिएक्टेंट साइड कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो डेल्टा N कितना देगा, 3 - 2 कितना 1 आ जाएगा। सेकंड में देखिए, सेकंड में सिर्फ आपको रिएक्टेंट साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड दे रखा था, उसको तो हम 0 ले लेंगे, 1 मतलब 0 मानते हैं। उधर प्रोडक्ट साइड ओनली गैसेस एक ही दे रखा है, तो 1 - 0 कितना आएगा, 1, तो इसमें आपका डेल्टा N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बाकी तो फॉर्मूला सेम है, Kc आपको गिवन है, ठीक है। निकालना आपको क्या है, Kc निकालना है, तो Kp का फॉर्मूला लगाए, Kp और Kc = RT डेल्टा N होता है। तो यहाँ से आप जब Kp की वैल्यू निकाल लोगे, Kc की वैल्यू डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही आपने सेकंड करना है, ठीक है। तो डेल्टा N की वैल्यू, R की वैल्यू सब पुट कर लीजिए, और इस तरह से आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 7.6 में क्या दे रखा है कि फॉर द रिएक्शन दे रखी है आपको, ठीक है। फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, व्हाट इज द Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन। आपने Kc निकालना है, तो Kc क्या हो जाता है, अगर आपको फॉरवर्ड का Kc दे रखा है या बैकवर्ड का Kc दे रखा है, तो रिवर्स में क्या हो जाता है, 1/Kc हो जाएगा। तो आपको अगर Kc फॉर फॉरवर्ड दे रखा है 6.3 दे रखा है, तो बैकवर्ड का कितना हो जाएगा, 1/6.3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसकी Kc भी निकाल सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 7.7 है, एक्सप्लेन वाई प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड वाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्योंकि जो प्योर सॉलिड और प्योर सॉलिड होते हैं तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन जो होती है ना चेंज नहीं होती है, वो इसलिए हम उनको टेकन एज ए यूनिटी लेते के चलता है, कॉन्स्टेंट रहते हैं। फॉर ए प्योर सब्सटेंस बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, प्योर सब्सटेंस क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलिकुलर मास, और मास बाय वॉल्यूम एंड डेंसिटी बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, कहते हैं द मोलिकुलर मास एंड द डेंसिटी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस उसकी ऑलवेज क्या होती है, फिक्स रहती है, एंड इज अकाउंट इन द फॉर इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ प्योर सब्सटेंस आर नॉट मेंशन इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, तो आज हमने 7.7 तक कर लेते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय।